ईरान ने अमेरिका द्वारा पेश किए गए नवीनतम परमाणु समझौते के प्रस्ताव को सिरे से अस्वीकार्य बताते हुए खारिज कर दिया। ईरान अब एक नया और वैकल्पिक प्रस्ताव अमेरिका को ओमान के माध्यम से भेजने की तैयारी में है। ओमान पहले भी कई बार दोनों देशों के बीच गुप्त मध्यस्थता की भूमिका निभा चुका है और एक विश्वसनीय संवाद माध्यम माना जाता है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया, अमेरिका द्वारा दिया गया प्रस्ताव अस्पष्टताओं से रहित था और यह पिछले 4 या 5 दौर की वार्ताओं का निष्कर्ष भी नहीं था। हम जल्द ही अपना अंतिम प्रस्ताव तैयार करके ओमान के जरिए अमेरिका को प्रस्तुत करेंगे। हमारा प्रस्ताव तर्कसंगत, संतुलित और व्यावहारिक है। हम अमेरिकी पक्ष को कड़े शब्दों में यह सलाह देते हैं कि वे इस अवसर को गंवाएं नहीं। अमेरिका के अपने हित में है कि वह इस प्रस्ताव को गंभीरता से ले और सावधानीपूर्वक विचार करे। अब सवाल खड़ा होने लगा कि आखिर ईरान अमेरिका पर विश्वास क्यों नहीं कर रहा है। ईरान किन शर्तों पर अमेरिका से विश्वास चाहता है, वो भी कानूनी तौर पर। क्या हैं ईरान की प्रमुख मांगे? आर्थिक और बैंकिंग प्रतिबंधों में पूरी तरह ढील, शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम को आधिकारिक मान्यता, यह गारंटी कि अमेरिका भविष्य में फिर से समझौते से बाहर नहीं होगा, जैसे साल 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने JCPOA से अमेरिका को बाहर कर दिया था। सवाल है कि आखिर ईरान के इस कार्यक्रम से अमेरिका और इसराइल को क्या दिक्कत है? तो कहा जा रहा है कि ईरान ने साल 2015 के JCPOA समझौते की शर्तों से कहीं आगे जाकर यूरेनियम का संवर्धन शुरू किया है। IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की हालिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि ईरान ने निरीक्षकों की पहुंच सीमित कर दी है और संवर्धन स्तर खतरनाक सीमा तक पहुंच चुका है। अगर वार्ता विफल होती है तो ईरान ने संवर्धन को और तेज करने और निरीक्षण रोकने की चेतावनी दी है। इधर ईरान ने इसराइल पर बड़ा आरोप लगाते हुए धमकी दी है कि अगर दबाव जारी रहा तो इसराइली परमाणु ठिकानों की गुप्त जानकारियां सार्वजनिक कर देगा। ईरानी गुप्तचर मंत्रालय के मुताबिक हमारे पास इसराइल के परमाणु प्रतिष्ठानों की रणनीतिक जानकारी है, जिसे आवश्यक होने पर सार्वजनिक किया जा सकता है। यह धमकी ऐसे समय आई जब इसराइल लगातार ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चुनौती दे रहा है। दूसरी ओर रूस ने ईरान के संवर्धित यूरेनियम को अपने पास रखने की पेशकश की है ताकि संकट टाला जा सके। वहीं ओमान, जो पहले भी साल 2013-15 के बीच अमेरिका ईरान वार्ता में मध्यस्थ हुआ करता था, अब फिर सक्रिय भूमिका निभा रहा है। ईरान और अमेरिका में परमाणु पर पिछले घटनाक्रम। साल 2015 ईरान और P5+1 देशों के बीच JCPOA का एक समझौता हुआ। साल 2018 में USA यानी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने JCPOA से एक तरफा बाहर होने की घोषणा कर डाली। साल 2019 से 22 तक ईरान ने धीरे धीरे समझौते की शर्तों का उल्लंघन शुरू कर दिया, यानी उन्होंने समझौता मानने से इनकार कर दिया। साल 2023-24 में वार्ता रुक रुक कर चलती रही, पर कोई स्थायी समाधान नहीं निकला। साल 2025 में अब तक ईरान का नया प्रस्ताव अमेरिका का प्रस्ताव उन्होंने खारिज कर दिया, जिससे तनाव चरम पर है। अमेरिका को स्वीकार नहीं हुआ तो कूटनीतिक रास्ते बंद हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में ईरान यूरेनियम संवर्धन और तेज कर सकता है, जिससे मध्य पूर्व में अस्थिरता और युद्ध का खतरा बढ़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेषकर यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र को जल्द हस्तक्षेप भी करना होगा। ईरान ने हाल ही में चीन से कुछ ऐसा मंगाने का आदेश जारी किया, जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि इसराइल से तनातनी और बढ़ सकती है। दरअसल ईरान ने चीन से हजारों टन अमोनियम परक्लोरेट मंगवाने का आदेश दिया है, जो ठोस ईंधन से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाला एक अहम केमिकल है। यह कदम उस वक्त सामने आया जब ईरान की अमेरिका के साथ परमाणु समझौते को लेकर बातचीत जारी है और इसराइल के साथ उसके संबंध पहले से ही बेहद तनावपूर्ण हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का मानना है कि ईरान यह मिसाइलें न केवल अपने राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए बना रहा है, बल्कि इनका इस्तेमाल लेबनान, यमन और इराक में अपने समर्थित गुटों को हथियार देने के लिए भी किया जा सकता है। इसराइल पहले ही ईरान के मिसाइल निर्माण केंद्रों पर साइबर हमले और हवाई हमलों के जरिए निशाना बना चुका है। साल 2024 में ईरान की मिसाइल उत्पादन प्रणाली के एक महत्वपूर्ण हिस्से, जैसे कि प्लैनेटरी मिक्सर, को नष्ट भी कर दिया गया था। इजरायली रक्षा सूत्रों की माने तो ईरान द्वारा इस नुकसान की भरपाई के लिए अब नए सिरे से निर्माण शुरू किया जा रहा है। हालिया विस्फोट और सुरक्षा चिंताएं। कुछ समय पहले ईरान के एक पोर्ट पर
एक भीषण विस्फोट हुआ था जिसमें दर्जनों लोगों की मौत और सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। कुछ जानकार यह अंदाजा लगा रहे हैं कि यह विस्फोट संभवतः गलत तरीके से रखे गए रॉकेट ईंधन के कारण हुआ था। हालांकि ईरान बार बार इससे उलट जवाब दे रहा था। इससे यह स्पष्ट होता है कि इन सामग्रियों के भंडारण और उपयोग में जोखिम भी अत्यधिक है। अमेरिका और इस्राएल से तनातनी के बीच ईरान का यह कदम दर्शाता है कि वह क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को फिर से अपने पक्ष में मोड़ना चाहता है, क्योंकि ईरान अपने सबसे बड़े खतरे के रूप में अमेरिका और इस्राएल को देखता है। अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता के दौरान इस तरह की सैन्य गतिविधि न केवल वार्ता की संभावनाओं को कमजोर कर सकती है, बल्कि मध्य पूर्व में युद्ध की आशंका को भी बढ़ाती है। ऐसे में देखना होगा कि आगे क्या आने वाले समय में यह मामला और आगे बढ़ता है या फिर भविष्य के लिए कोई खतरा बनने वाला है। क्या यह सिर्फ रक्षा है या आक्रामक रणनीति? यह सवाल अब अमेरिका, इस्राएल और अन्य क्षेत्रीय शक्तियों के सामने भी खड़ा हो रहा है। ईरान का कहना है कि यह उसकी रक्षात्मक नीति का हिस्सा है, लेकिन हालात इसे एक हमलावर तैयारी के रूप में भी दर्शा रहे हैं। आखिर क्या है अमोनियम परक्लोरेट और इसका महत्व? अमोनियम परक्लोरेट एक प्रबल ऑक्सीडाइजर है जिसे सॉलिड फ्यूल रॉकेट में मोटर्स में प्रयोग किया जाता है। यह मिसाइलों को तेजी से दागने में सक्षम बनाता है, जिससे युद्ध की स्थिति में प्रतिक्रियात्मक क्षमता बढ़ जाती है। रिपोर्ट्स की माने तो चीन से जो सामग्री ईरान मंगवा रहा है वह करीब 800 बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए पर्याप्त हो सकती है। इससे पहले ईरान ने चीन से सोडियम परक्लोरेट की खेप मंगवाई थी, जिससे तकरीबन 260 मिसाइलें बन सकती थी। अब इधर अमेरिका और इस्राएल पूरी तरीके से इस खबर पर नजर बना चुके हैं। देखना होगा कि आने वाले समय में इसे लेकर क्या कुछ होता है। – 2023 के अक्टूबर में शुरू हुआ इस्राइल हमास युद्ध अब 2025 में प्रवेश कर गया है और इसके प्रभाव एक सीमित संघर्ष से कहीं आगे बढ़ चुके हैं। अब यह एक बृहद क्षेत्रीय टकराव भी बन गया है, जिसमें यमन, लेबनान, सीरिया और इराक जैसे देश अप्रत्यक्ष रूप से शामिल भी हो चुके हैं। गाजा में जारी भारी बमबारी और नरसंहार के बीच यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा इसराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हालिया ड्रोन हमला इस युद्ध के नए और खतरनाक चरण की ओर इशारा करता है। हूतियों का हमला गाजा के लिए याफा ड्रोन। यमन के हूती विद्रोहियों ने घोषणा की है कि उन्होंने 2 याफा ड्रोन इसराइल के सबसे व्यस्त हवाई अड्डे बेन गुरियन एयरपोर्ट की ओर भेजे। हालांकि इस्राएली डिफेंस फोर्सेज यानी आईडीएफ ने दावा किया कि ड्रोन को रास्ते में ही इंटरसेप्ट कर नष्ट कर दिया गया। इससे पहले 3 जून 2025 को यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने दावा किया कि उन्होंने इसराइल के बेन गुरियन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका नाम पैलेस्टाइन 2 है, उसे दागा था। हालांकि इसराइल ने उस दिन भी कहा कि उन्होंने उसे हवा में ही ढेर कर दिया। हूती प्रवक्ता याह्या सारी ने जारी किया बयान। मजलूम फिलिस्तीनी जनता के प्रति अपने धार्मिक, नैतिक और मानवीय कर्तव्य का पालन करता रहेगा। इस्लामी उम्मह की हर कौम और हर राष्ट्र को यह कर्तव्य निभाना चाहिए। उन्हें आलस्य, पराधीनता, निष्क्रियता और शत्रु के सामने आत्मसमर्पण को त्याग कर देना चाहिए। ईश्वर उस कौम पर अपनी कृपा न करे जो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ती है, अपने दुश्मनों के आगे झुक जाती है, जबकि उसमें सामर्थ्य और संभावना मौजूद हो। यह बयान हूती प्रवक्ता याह्या सारी की ओर से दिया गया, जिसमें साफ तौर पर इशारा किया गया मिडिल ईस्ट के उन देशों की ओर जो मुस्लिम कंट्री भी हैं और बाकायदा वे इस रूप से भी है कि वे अगर चाहें तो गजा पर हमला बंद करवा सकते हैं। ये इशारा स्पष्ट तौर पर सऊदी अरब जैसे देशों पर ही था। ऐसे में हूतियों की ओर से दिया गया यह बयान एक भावनात्मक अपील के साथ क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को भी चुनौती देता है। यह पहला मौका नहीं है जब हूती विद्रोहियों ने इसराइल या उसके सहयोगियों पर हमला किया हो। हूतियों का गजा के समर्थन में हमला कब और कैसे? नवंबर साल 2023 हूतियों ने रेड सी में इसराइली मालवाहक जहाजों पर मिसाइल दागी। जनवरी 2024 अमेरिका और ब्रिटेन के नौसैनिक जहाजों को लक्षित करने वाले ड्रोन अटैक। मार्च 2024 इसराइल की ओर से लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल जिसे ओमान की खाड़ी में इंटरसेप्ट किया गया। साल 2025 यूएसए संग सीज फायर के बाद इसराइल पर लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले जारी। हूतियों ने अपनी सामरिक क्षमताएं लगातार बढ़ाई हैं। अब उनके पास ईरान समर्थित तकनीक से लैस 2000 किलोमीटर से अधिक रेंज वाली ड्रोन और मिसाइलें हैं। इनमें अहम तब हो जाता है जब हूतियों की ओर से हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जाती हैं, जो एक अहम कड़ी साबित होते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल काफी तेज गति से
चलती हैं जिसे किसी हवाई सुरक्षा कवच द्वारा इंटरसेप्ट करना भी मुश्किल हो जाता है। बहरहाल हूतियों की ओर से ड्रोन स्ट्राइक की चर्चा पूरे विश्व में हो रही है और ऐसे में देखना दिलचस्प हो जाता है कि इस्राइल की तरफ से जवाबी कार्रवाई में क्या कुछ किया जाएगा।